सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का पलामू दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज सिंह। दोस्तों, 25 जुलाई यह वह तारीख होती है जब पूरा विश्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे वैसे तो हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत सारे अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। सरकारें बहुत सारी मुहिम भी चलाती हैं ताकि लोगों को इस बीमारी से बचा के रखा जाए और इससे बचाव किया जा सके। बावजूद उसके एक WHO की रिपोर्ट कहती है कि हर साल लगभग 1.4 करोड़ 1.5 करोड़ लोग इस बीमारी से आज भी ग्रसित हो रहे हैं और कई तो अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं। तो हेपेटाइटिस क्या है, ये बीमारी किस तरह से घातक हो जाती है, इससे बचाव कैसे किया जाए, इसका इलाज उपचार क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, DMO पलामू। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, ये हेपेटाइटिस क्या है, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर विस्तार से बताएं। एक्चुअली हेपेटाइटिस एक जनरल टर्म है। ये कोई बीमारी इन द सेंस स्पेसिफिक बीमारी नहीं है। हेपेटाइटिस हम लोग टेक्निकल टर्म में जब बोलते हैं तो लीवर का इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं जी। और अगर हम लोग रोज़ की बोलचाल की भाषा में बात करें तो लीवर का सूजन हो गया है तो वो हेपेटाइटिस कहलाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरसेस से हो सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं, जैसे आयरन का डिपोजिशन होता है, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, उसमें होता है जी। बर्ड चेरी सिंड्रोम है, उसमें होता है। उसके अलावा आपका कुछ और डिजीज़ हैं, जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है देखने में। चूँकि हमारा रहन सहन थोड़ा सा इस तरह का हो गया है कि लोग ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ बिताते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो उनका जो सेंट्रल ओबेसिटी है जी, पेट के अराउंड जो है सो मिड एरिया में फैट बढ़ जाता है, फिर वो फैट मेटाबोलाइज होकर लीवर में डिपॉजिट होकर डैमेज करता है, वो चीज़ है। और दूसरा चीज़ है आपका अल्कोहल भी जो है सो फाइनली हेपेटाइटिस को लीड करता है। और अगर अल्कोहलिक आदमी को हेपेटाइटिस का वायरस का इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी क्रॉनिक हो जाता है, वो उसमें कंडीशन उसको दिक्कत होता है काफ़ी जी। तो हेपेटाइटिस के कितने प्रकार हैं जो हम चाहेंगे कि दर्शक इसके बारे में जानें और इससे बचाव करें? हेपेटाइटिस, जैसा कि आपको अभी हम इंट्रोडक्शन में ही बता रहे थे कि हेपेटाइटिस या तो वायरस से हो सकता है, जिसमें आपका कुछ वायरसेस हैं जी। हेपेटाइटिस B और C जी, जो कि हम लोग आजकल देखते होंगे, आप अपने रिश्तेदारों के प्रिस्क्रिप्शन देखते होंगे। अगर कोई मरीज जाता है कहीं सर्जरी कराने के लिए भी गया है तो उसको एक जांच लिखा हुआ रहता है HbA1c करके जी। तो वो हेपेटाइटिस का ही जांच वहाँ पर लिखा रहता है। उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स जो हैं सो आजकल HbC करके जो है सो उसका भी जांच कराते हैं, हेपेटाइटिस C का जांच कराते हैं। इसके अलावा और 2 वायरस हैं जिनका नाम आता है हेपेटाइटिस A का और हेपेटाइटिस E का। इसके अलावा ये हमने जो कैटेगराइज किया, ये वायरल इन्फेक्शन जो है जिसके कारण से हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा अल्कोहल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई मरीज़ अल्कोहल ले रहा है जी, कोई आदमी अल्कोहल काफ़ी लंबे दिनों से ले रहा है तो उससे भी उसको हेपेटाइटिस होने का चांस रहता है। और कुछ जेनेटिक कंडीशंस बताएं हमने आपको जी। तो ये कुछ लीवर के हेपेटाइटिस के प्रकार हैं जी। तो सर, ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस, आपने बताया कि ये टेक्निकल टर्म है, इसके कई प्रकार हैं, A, B, C, D, कुछ क्रॉनिकल है, कुछ अनुवांशिक भी हो जाता है, कुछ अल्कोहल के रीजन से हो जाता है। तो कोई ख़ास उम्र है इसकी या फिर किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये चपेट में ले सकता है? किसी को भी ये बीमारी हो सकती है हेपेटाइटिस, लेकिन अगर वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो हम लोग कुछ बता सकते हैं कि स्पेसिफिक होता है। जैसे हेपेटाइटिस E का जो इन्फेक्शन है वो बच्चों में देखने को हम लोग ज़्यादातर मिलता है। वहीं अगर हेपेटाइटिस A का बात करें तो वो यूजुअली एडल्ट्स में मिलता है। और जब हम B और C का बात करते हैं तो B और C ऐसा है कि वो किसी को भी हो सकता है। तो B और C के लिए हम एज स्पेसिफिक डिफाइन नहीं करना चाहेंगे। बाकी हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन जो है सो इस तरह से कुछ होता है। और जेनेटिक तो खैर अनुवांशिक है, वो तो किसी को भी हो सकती है जी।
तो इसके लक्षण क्या है, हमको कैसे पता चले, मरीजों को कैसे पता चले कि वो इसके चपेट में आ रहे हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं शुरू में? एक्चुअली यही विडंबना है कि जब शुरू में हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है तो वैसे कुछ खास जो है सो लक्षण हम लोग को देखने को मिलते नहीं हैं। किसी किसी मरीज़ में हम लोग को उल्टी और कमजोरी वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ज़्यादा वैसा स्पेसिफिक लक्षण शुरुआत में नहीं मिलता है। जब वो बीमारी बहुत दिन तक हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक हो गया डिजीज़, तब हम लोग कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको जो है सो उल्टी वगैरह हो रहा है, बीच बीच में जॉन्डिस वगैरह हो जा रहा है, उसको फिर ठीक हो रहा है, फिर जॉन्डिस हो रहा है। तो इस तरह कुछ लक्षण है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, चूँकि लीवर जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन है, तो हमारा जो पाचन तंत्र है सो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं जी। तो आखिर ये कैसे निर्णय लिया जाए कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपने बताया कि अभी ये आयरॉनिकल है कि इसके लक्षण शुरुआत में पता नहीं चलते, तो डॉक्टर के पास हम जाएं कब? तो डॉक्टर के पास जाने का जो हमारे पास सबसे पहला आता है कि निर्णय लें कि हम डॉक्टर के पास हमें अब जाना है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले वो इंटरमिटेंट जो जॉन्डिस बोल रहे हैं आपको, कि पीलापन चेहरे में या आँखों में या फिर हाथ के पाँव में पीलापन अगर शरीर में दिखने लगे तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग को डॉक्टर संपर्क करें। बिना किसी कारण का थकावट जो है सो ज़्यादा हो रहा है तो हमें डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, फिर डॉक्टर जो है सो आपके प्रॉपर जांच करेंगे। जी डॉक्टर साहब, कई ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। हम ना क्या करते हैं, एक आदत में आ जाते हैं कि किसी बीमारी को हल्का ले लेना। जैसा कि आपने पीलापन के बाद कही कि वो पीलिया रोग जैसा दिखने लगता है, उल्टी जैसा लगता है, तो इन चीज़ों को तो हम बड़ा नॉर्मली लेते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे आप? नहीं, ये दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, पीलापन जो शरीर में दिख रहा है या फिर बेकारण थकावट हो रहा है, बिना किसी कारण के थकावट आपको अगर महसूस हो रहा है ज़्यादा, तो इसे आप सीरियसली लें, इसे हल्के में ना लें, जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपको जो है सो सही इलाज और आगे क्या करना उसके लिए बताएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने हेपेटाइटिस के कारण के बारे में भी बताया और हेपेटाइटिस के बहुत सारे प्रकार हैं उसके बारे में बताया कि क्यों हो जाता है, और उसके उपचार से संबंधित अगर हम आपसे बात करें कि इसके उपचार कितना संभव है? तो जहाँ तक उपचार की बात आती है, तो जैसा कि हम बताएं कि शुरू का आपका जो दो है वायरस, अगर वायरल हेपेटाइटिस का हम लोग बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस का जो इन्फेक्शन है उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है, वो ठीक हो जाता है अपने ही। किसी किसी को अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा हाइड्रेशन का ज़रूरत होता है और थोड़ा सा डेक्सट्रोज का ज़रूरत होता है, तो वहाँ हमें कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी का और सी का, उसमें भी आपका जो हेपेटाइटिस का सी का इन्फेक्शन है तो वो यूजुअली एक्यूट नहीं होता है, वो क्रॉनिक उसका इन्फेक्शन होता है, मतलब वो गंभीर हो सकता है। अगर बीमारी हुआ और तो वो सीधा गंभीर बीमारी के रूप में जो है सो हमें नज़र आएगा, तो उसमें हमें जो है सो इलाज का ज़रूरत पड़ता है। और हाँ, इसका डेफिनेटली इलाज है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं आजकल जो है कि डॉक्टर साहब को प्रिस्क्राइब करते हैं और ये काम करता है। इस कारण से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सही समय पर इलाज लेना चाहिए। जी, अगर हेपेटाइटिस के घातक होने की बात करें डॉक्टर साहब, कि ये किस स्टेज में ज़्यादा घातक हो जाते हैं जो कि फैटल कभी कभी सिद्ध होता है? तो जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हेपेटाइटिस, अगर वायरल हेपेटाइटिस की हम लोग बात करें जी, तो शुरू का तो एक्यूट फेज़ है। एक्यूट के बाद जब आपका वायरस का क्रोनिक फेज़ जो आता है जी, क्रोनिक फेज़ के बाद डिकम्पनसेशन होता है, उससे पहले सिरोसिस होता है, मतलब लीवर जो है सो आपका फाइब्रोसिस हो जाता है, लीवर अपना सही से जो फंक्शन है सो वो कर नहीं पाता है। ठीक है, तो जब सिरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया लीवर का, उसके बाद डिकम्पनसेशन हुआ और वो डिकम्पनसेटेड लीवर जो है उससे आपका एसाइटिस हो सकता है। एसाइटिस में आपका पेट में पानी जमा हो गया, तो फिर बाद में लीवर का जो अपना फंक्शन है कि ये जो बॉडी में अमोनिया वगैरह एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेटाबोलाइज करके और बॉडी से यूरिया के रूप में एक्सक्रीट करना, ये लीवर का एक काम है। तो ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है बॉडी में, लीवर के सिरोटिक होने के कारण शरीर में जमा होने लग जाते हैं। और एक बार ये वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है सो बॉडी में जमा हो गए तो वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को डैमेज करते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं। तो ये जो है सो उस स्थिति में घातक हो सकता है। ये एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है और सी का इन्फेक्शन है, ये बहुत बार होता है कि सिरोसिस के बाद ये सीधा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एचसीसी में कन्वर्ट हो सकता है। और कैंसर तो हम लोग जानते ही हैं कि लीवर का कैंसर अगर ये हो गया तो ये जानलेवा हो सकता है। जी, तो अगर हम बात करें अपने जीवन शैली की, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब बताया कि जीवन शैली में बहुत अजीब तरह का बदलाव आया है
खान पान में खासकर लोग बिल्कुल संयमित नहीं रहते, कंट्रोल्ड तरीके से वो खान पान नहीं करते, तो ये जो जीवन शैली है हमारा, जो अनकंट्रोल्ड जीवन शैली है, ये इस बीमारी को किस तरह से दावत देती है? तो जब जीवन शैली और हेपेटाइटिस का हम लोग बात करते हैं तो 2-3 चीज़ आता है। जब वायरल हेपेटाइटिस का हम लोग बात करते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस में आपका जो बीमारी वायरस से फैल रहा है, जैसे मान लीजिए कि नीडल स्टिक से फैल रहा है, नीडल जो है उसके कंटामिनेटेड नीडल है और उससे फैल रहा है, तो हम लोग वहाँ सावधानी रखेंगे। वो तो खैर डॉक्टर प्रोफेशनल का है कि अपना काम है कि उसको अगर डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करें तो एक उससे जो है सो बचाव किया जा सकता है। तो डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाते हैं, अगर वो नीडल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ तो डॉक्टर उसको उनका प्रिकॉशन लिया जाता है। इसमें मरीज को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सही बात है आपका। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आजकल वो टैटूज का भी जो प्रचलन चला है, एकदम सही बात है। तो इसमें कितना ध्यान देना चाहिए? टैटूज अगर आप बनवा रहे हैं तो आपको एकदम ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर रीयूज नीडल का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको चांसेस है कि हेपेटाइटिस का ट्रांसमिशन उससे हो सकता है, बी और सी का। इसके अलावा हेपेटाइटिस का जो दूसरा रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस का, बी और सी का, वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो यौन संबंध बनाते समय भी हम लोगों को जो है सो प्रॉपर प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत पड़ता है इसमें, ताकि ये ना फैले। तो ये 2 बात हुआ। उसके अलावा जो ए और ई का बात कर रहे थे, तो उनका ट्रांसमिशन फीकोरल होता है, मतलब खान पान गंदा रहने से फैलता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं साफ़ सफाई बरत कर, खाना स्वच्छ खाकर जो है सो इन वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जी, खान पान की अगर आपने बात की डॉक्टर साहब, तो किस तरह के खान पान को लोग अवॉइड करें और किस तरह के खान पान को लोग अपनाएं? 2 तरह के फूड्स हैं, एक हम फास्ट फूड कहते हैं, हमारा दूसरा जो है ट्रेडिशनल जो हमारा है वो स्लो फूड है। तो आप किस चीज़ को एडवोकेट करते हैं? चलिए, अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि जो हेपेटाइटिस है, जब खाने की बात हम लोग करते हैं तो और हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हम मेरे जहन में एक जो बीमारी नाम याद आता है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, NAFLD। आजकल जो NCD का प्रोग्राम चल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसका जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हाल ही फिलहाल इसको जोड़ा गया है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसमें होता क्या है कि जो वेस्ट के अराउंड है, मतलब सेंट्रल ओबेसिटी जो देखते हैं कि आजकल हम लोग इंडियन मेल्स और फीमेल्स में भी देख रहे हैं कि बीच में जो है सो तोंद निकल जा रहा है। जी, वो तोंद निकल वो तोंद वहाँ से फिर फैट मेटाबोलाइज होकर लीवर सेल्स में जाता है, फिर लीवर सेल्स में जमा होता है, लीवर सेल्स को डैमेज करता है, लीवर सेल्स को डैमेज करता है। तो इस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर कम मसालेदार, कम तेल वाला खाना खाएँ। तो ये अल्कोहलिक फैटी लिवर जो डिजीज़ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, इससे बचा जा सकता है। जी, क्या इस केवल एलोपैथ में ही इसका इलाज संभव है या फिर होम्योपैथ या आयुर्वेद में भी ये संभव है सर? देखिए, मैं तो एलोपैथी का डॉक्टर हूँ तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इसके बारे में मेरी जानकारी लिमिटेड है, लेकिन हाँ, ये हमारे देश की पुरानी पद्धति है, तो एक बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो इस पे भी आपसे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल सर। ये केवल लीवर को ही डैमेज करती है या लीवर के साथ साथ कुछ और बॉडी ऑर्गन्स को ये डैमेज करते हैं, या फिर क्या ये कभी मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी कारण बन सकता है? एकदम इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, ये मल्टी ऑर्गन फेलियर का कारण बन सकता है। कैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, तो हमने बोला कि ये जो डिजीज़ है सो सबसे पहले लीवर को डैमेज किया, उसका इन्फ्लेमेशन हुआ, मतलब सूजन हुआ, फिर उसका फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया, उसके बाद डीकम्पनसेशन हुआ। तो जब डीकम्पनसेशन का हम लोग बात करते हैं तो वो अमोनिया साइकिल, यूरिया, तो मतलब किडनी को भी दिक्कत करता है। पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ तो वेरिसेस बना तो इसोफेगस में भी दिक्कत हुआ, पेट में भी दिक्कत हुआ, फिर जाके आपका क्या बोलते हैं पानी आपका पेट में जमा हो गया। तो हाँ, मल्टी ऑर्गन फेलियर का ये कारण बन सकता है आगे चलकर, इसमें कोई शक नहीं। जी, तो इससे अगर हम बचाव करना चाहें तो क्या परहेज करें हम? इससे बचाव के लिए अगर हम लोग परहेज़ की बात करें तो जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया, नीडल्स अगर टैटूज़ ले रहे हैं तो हम लोग ध्यान दें कि जो है नीडल रीयूजेबल हो, वही पुराना नीडल ना हो। यौन संबंध बनाते समय हम लोग जो को प्रिकॉशन लेना चाहिए, चूँकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और जो खान पान से फैलने वाली बीमारी है उसके लिए हम लोग को खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा कि साफ़ सुथरे तरीके से खाना खाएं। और अगर बाहर हम लोग कहीं आजकल देखते हैं कि ठेला वेला में वही उसी कप को सही से बिना धोए उसी से जो है सो पिलाया जा रहा है आपको चाय, और एक ही उसी में खाना परोसा जा रहा है, तो अगर उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो इससे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको ये लक्षण दिखता है तो वो सेल्फ डॉक्टर भी बन जाते हैं। वो कहीं भी
जा कर के अपने खून का टेस्ट करा लेते हैं और खुद ही वो एज्यूम कर लेते हैं कि एक तो छोटा मोटा चीज़ है। तो वैसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जब उनको ये इस तरह का लक्षण दिखे तो वो क्या करे और क्या ना करे? सबसे पहले तो आप अपना इलाज खुद ना करें। आप मरीज़ हैं, जब हम भी मरीज़ होते हैं बीइंग ए डॉक्टर, तो हम किसी और डॉक्टर से इलाज कराते हैं, खुद का इलाज खुद नहीं करते हैं। तो आप लोग से आग्रह रहेगा कि आप डॉक्टर से मिलें, ठीक है, और उनसे प्रॉपर सलाह लें, वो प्रॉपर जांच करेंगे और फिर आपका प्रॉपर इलाज होगा। अगर आपको ये बीमारी निकलती है तो इसका इलाज किया जाएगा। इस तरह के सिम्टम्स दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, तो ये डॉक्टर को डिसाइड करने दें। कृपया डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपना जांच करवाएं पूरा। जी डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत में आपने एक बात जो बोला था कि कुछ दवाइयां हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट से भी आप इसके चपेट पे आ सकते हैं। तो वैसे स्थिति में हम क्या करें? तो जैसे इस पर एक्चुअली ये जो दवाइयों का बात हो रहा था, इसमें हमारे देश में उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात है। इसमें जो सबसे प्रमुख दवा है जो निकल के बाहर आता है वो आपका पैरासीटामोल पॉइजनिंग हम लोग बोलते हैं। वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वो कंज्यूम करता है तो उससे लीवर डैमेज होता है। तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जैसे हम लोग घर में हैं तो वो कहीं से भी दवा उठा के खा लेते हैं। दवा को सही जगह पर अगर हम लोग रखें तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। और उस तरह का कोई ड्रग है जिससे इस तरह का दिक्कत होता है तो आपको डॉक्टर पहले प्रिकॉशन बताते हैं कि इस दवा से आपको जो है सो लीवर में दिक्कत हो सकता है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट बीच बीच में करवाने का डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं। तो उससे जो है सो इस तरह दूसरे तरह से ना लें। जब डॉक्टर साहब आपको बोले हैं कि इतना दिन में आपको लीवर का जांच करा के हमसे मिलना है तो ज़रूर मिलें। ये आपके फ़ायदे के लिए ही डॉक्टर आपको बोलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जी सर, चूँकि आप पलामू सदर हॉस्पिटल के डीएमओ भी हैं, आपके पास काफ़ी अनुभव है, क्या इस बीमारी का इलाज या इस तरह के लक्षण जो दिखते हैं आपके ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जो CHCs होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ भी ये संभव है या फिर पेशेंट जो है वो सीधा सदर अस्पताल आए? नहीं, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, एक अगर क्रॉनिक डिजीज़ हो गया है तो फिर आपको सदर अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा। अदरवाइज वो इनिशियल स्टेज में है तो वो वहाँ पर भी इलाज किया जा सकता है। उसका इलाज वो ब्लॉक लेवल पे भी हो सकता है। अगर आप शुरुआती जगह पर है बीमारी तो अभी ज़्यादा फैला नहीं है तो। जी सर, अब हम बच्चों को इससे सुरक्षित रखने के लिए, चूँकि बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है, उनके अलग अलग वैक्सीनेशंस होते हैं, तो हमारे बच्चे इस चीज़ के चपेट में ना आए, तो वैक्सीनेशन किस तरह से ज़रूरी हो जाता है कि हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन बच्चों को समय पे मिलना चाहिए? तो अपना जो भारत सरकार है तो उसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हम लोग का है NIS, उसके तहत इसका जो वैक्सीन है सो बर्थ के साथ पहला डोज पड़ जाता है, 0 डोज जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस बी का। उसके बाद 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे और 3 डोज पड़ते हैं। दैट्स हाउ कि वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी जो है सो कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके अलावा एडल्ट्स में भी है कि अगर कोई एडल्ट है और वो इस तरह का रोज़ काम करता है, जैसे हेल्थ वर्कर है हमारे यहाँ, उनको निडल प्रिक इंजरी हो सकता है, कहीं पर कोई हेपेटाइटिस मरीज़ का सैंपल लेने गया और अपना उसको हाथ में चुभ गया, तो इस तरह के लोग जो वल्नरेबल है, जिनको चांसेस हैं इस तरह की बीमारी फैलने को, उनके लिए भी वैक्सीन, एडल्ट्स को भी, उनको भी 3 डोज है वैक्सीन का। एक आज मान लीजिए पड़ गया तो फिर 1 महीने बाद और फिर 2 महीने बाद इस तरह से इसका डोज पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन से इसका बचाव किया जा सकता है। इसमें हम लोग जब वैक्सीनेशन का बात करते हैं तो मेनली हेपेटाइटिस बी का बात करते हैं, उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन है। जी, बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम पे दे, और ख़ासकर इस बीमारी से अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बचाए रखें तो जैसा कि सर ने बताया कि 3 डोजेज आते हैं, 3 डोजेज आप बच्चों को ज़रूर दें, और एक बर्थ डोज, पहला जो बर्थ के साथ है और फिर 3 डोज टोटल। जी, तो इन डोजेस को दिलवाएं ताकि बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। सर, ये जैसा कि आपने बताया और मैंने भी शुरुआत में बोला कि 1.5 करोड़ लोग हर साल इसके चपेट में आते हैं, तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम के बावजूद भी। तो आपके स्तर से अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात करें, तो किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं और लोगों को इसके बारे में जानना क्यों आवश्यक हो जाता है? तो जैसा कि हम लोग अभी शुरू में ही चर्चा कर रहे थे कि आने वाले महीने के 25 तारीख को जो है सो ये प्रॉपरली हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा, और उस समय पर जो है सो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जगह जगह सो है स्कूल वगैरह में और गाँव में गोष्ठी वगैरह किया जाता है। बैनर जो है और पोस्टर्स जो है इसको, जिसमें इसका जानकारी अंकित रहता है, वो लगाए जाते हैं। पंचायतों में इसके बारे में चर्चा होती है। इस तरह से
सरकार जो है सो प्रत्येक साल लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयर करने का कोशिश करती है। और हम जैसे डॉक्टर्स भी इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होकर आप लोगों के ज़रिए जो है सो लोगों को अवेयर करने की समय समय पर कोशिश करते रहते हैं। जानकारी से इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है, इसलिए हमें जो है इसके बारे में जितनी जानकारी है सो इकट्ठा करनी चाहिए और जागरूक होना चाहिए। जो लोग बिल्कुल अवेयर नहीं हैं डॉक्टर साहब, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो खुद ही, जैसा कि पहले ही बात किया गया, कि वो डॉक्टर खुद का बन जाते हैं और खुद का इलाज करना चालू कर देते हैं। तो ये ऐसे में ये आवश्यक कितना हो जाता है कि हम सभी इस चीज़ के प्रति जागरूक हों, किसी चीज़ को लाइटली ना लें, क्योंकि कभी कभी आसान में ली हुई चीज़ें, लाइटली ली हुई चीज़ें जो होती हैं वो जान के लिए काफ़ी जोखिम पैदा कर देती है और वो घातक हो जाता है। ये अत्यंत आवश्यक है। अभी हम शुरू में भी चर्चा कर रहे थे और बीच बीच में हमने बोला इस बात को कि चूँकि ये बीमारी ही ऐसी है कि आपका फैट है वो आपका लीवर में जाके वो डैमेज कर सकता है आपका लीवर को। फिर आपका कुछ जेनेटिक कंडीशन का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर वायरल इन्फेक्शंस का हम लोगों ने बात किया कि वो लीवर को डैमेज करेगा। और फिर ये जो हम क्रॉनिसिटी का जो हम चर्चा कर रहे थे, खास करके अगर कुछ डिटेल्स में हमने आपसे चर्चा नहीं किया करने अगर लगे हम लोग, तो हेपेटाइटिस जो ई है, तो हेपेटाइटिस ई तो यूजुअली हम बोले कि नहीं उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन अगर यही हेपेटाइटिस ई का जो इन्फेक्शन अगर प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाए, हेपेटाइटिस ई जो है अगर प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाए तो वो बड़ा जल्दी जो है सो मतलब फल्मिनेंट लीवर डिजीज़ हो जाता है, मतलब खतरनाक वाला लीवर डिजीज़ हो जाता है। और हेपेटाइटिस सी के बारे में हम लोग बोले कि ये फीकोरल रूट से फैलता है, मतलब खान पान अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो ये चीज़ जो है सो नहीं फैलेगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर गर्भवती महिला हैं तो साफ़ सुथरे तरीके से उन्हें खान पान दिया जाए, ताकि कम से कम ये हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन ना हो उनको और जानलेवा उनके लिए ना हो। जी, तो खान पान पे हमें ध्यान देना है। निडल का इस्तेमाल हमें देखना है कि रीयूज़ ना किया जाए किसी भी निडल को, इस पे भी ध्यान देना है। और टैटूज़ के जो शौकीन हैं, जैसा कि सर ने भी बताया कि जो टैटू बनाने के शौकीन लोग हैं वो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पे किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। एक ही निडल को 2 बार 3 बार तो यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसका ख्याल आप ज़रूर रखें और तभी आप टैटूज़ बनाएं। तो यौन संबंध के बारे में भी हम लोगों को ज़रूर जागरूक करना चाहेंगे कि उसके लिए जो है सो प्रॉपर प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है यौन संबंध बनाते समय, ताकि जो है इस बीमारी से बचा जा सके। इसको लोग बड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट चीज़ है जिससे काफ़ी बीमारी फैलती है। और जब हम हेपेटाइटिस बी का बात करते हैं तो ये जो है सो आपका HIV से ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है इसका कि उससे ज़्यादा ये फैलता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सब प्रिकॉशंस लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी, तो दर्शकों, आपने बहुत कुछ जानकारियाँ ली हेपेटाइटिस के बारे में। सर ने विस्तार पूर्वक आपको बताया कि ये बीमारी कैसे है, इसका उपचार कितना संभव है, इसे बचाव कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं सर से लेना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोग और ऑर्गन्स की बात कर रहे थे कि मल्टी ऑर्गन्स फेलियर हो सकता है, तो लीवर में सूजन आ गया, उसके बाद ये ज़्यादातर किस ऑर्गन को चांस होता है कि किस ऑर्गन को ये डैमेज करेगा? तो आप थोड़ा डिटेल्स जो बचा हुआ है आप लोग को बताने के लिए, तो हम लोग यूरिया और अमोनिया साइकिल का जो चर्चा करते हैं वो छूट रहा था। तो हम लोग का बॉडी में जो प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं वो जो टूटता है बॉडी में, तो वहाँ से अमोनिया जो है सो इंटेस्टाइन से होकर लीवर में जाता है और लीवर का सेल में उस अमोनिया को जो है सो फिर से यूरिया में कन्वर्ट करके और उस यूरिया को जो है सो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। और ये अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट होना लीवर में अत्यंत आवश्यक है। अगर लीवर ख़राब हो गया तो ये अमोनिया जो है सो बॉडी में जमा हो जाएगा, और एक बार ये अमोनिया जब बॉडी में जमा हो गया तो वो ब्रेन को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, तो ये एक साइकिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बचाव का ज़रूरत पड़ता है, इस कारण से ये मल्टी ऑर्गन डैमेज करता है। जी, डिटेल्स तो बहुत सारे हैं और बहुत सारी जानकारियाँ अभी रह भी गई हैं इस बीमारी से संबंधित आप तक पहुँचाने में। समय नहीं है, मैं सर से चाहूँगा कि एक संदेश आप हमारे दर्शकों के नाम। ठीक है, तो हेपेटाइटिस डे के दिन पर आप लोगों से आग्रह है कि आप जो है सो हर एक तरह का प्रिकॉशंस जो अभी हमने इस इंटरव्यू में चर्चा किया, जो इससे बचाव से रिलेटेड है, चाहे वो टैटू बनाते समय हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल में जो नीडल का यूज हो, चाहे यौन संबंध बनाने वाला हमने चर्चा किया, चाहे खान पान में साफ़ सफाई की चर्चा किया, आप ज़रूर से ज़रूर ये प्रिकॉशन लें और ख़ुद को जो है सो इस बीमारी से बचाएं, स्वस्थ रहें और लंबा जीवन जिएं। जी, तो दर्शकों,
हमारे साथ बातचीत हो रही थी डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डीएमओ पलामू, हेपेटाइटिस के बारे में। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप इन जानकारियों पे अमल भी करेंगे और इस बीमारी से बचे रहने के उपाय भी करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और